सो हाय एवरीवन। मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज मेरे साथ है मेरा भाई रविंदर, जिनकी निमसा 2021 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 257 आई है। इनको फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट में एनआईटी कैलीकट अलॉट हुआ था और इन्होंने इस कॉलेज को लॉक भी कर दिया है। तो आज ये आपको अपनी पूरी जर्नी बताने वाले हैं कि कैसे उन्होंने सेल्फ स्टडी के साथ में इतनी अच्छी रैंक को अचीव करा है और एक टॉप 5 एनआईटी में आए हैं। पूरी आप इनकी जर्नी सुनो, आपको इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और आपको लास्ट में थोड़ी बहुत गलतियां भी बताएंगे कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया था प्रिपरेशन के अंदर। तो ये आपको वो भी बताएंगे कि कैसे भैया हम उस टाइम को मैनेज कर सकते हैं और एक क्वालिटी टाइम के साथ हम सेल्फ स्टडी करते हुए इतनी अच्छी रैंक को अचीव कर सकते हैं। सो हाय रविंदर। हेलो, माय नेम इज रविंदर सिंह और मैंने बरेली कॉलेज से बीएससी मैथमेटिक्स करा है। इसी ईयर का पास आउट हूँ मैं। साथ में मेरी निमसेट में ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 257 आई है। और बाकी मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैंने शुरुआत करी थी जून में निमसेट के लिए। मुझे पता चला था यूट्यूब से ही, मैंने जब रिसर्च करा था कि बीएससी मैथमेटिक्स के बाद करना क्या है, तो आईआईटी जैम जो है वो थोड़ा सा टफ भी पड़ता है और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है जितनी एमसीए के बाद है। तो इस वजह से फिर मैंने निमसेट को चूज करा था। और निमसेट चूज करने के बाद फिर मैंने जब देखा कि पहले मैथ्स मैथ्स का सबसे ज्यादा पोर्शन है 600 मार्क्स का, तो मैंने सबसे पहले मैथ्स को देखा, तो एनसीईआरटी मैंने यूज करी थी। उसके बाद जब मेरा थोड़ा सा बेस क्लियर हो गया, उसके बाद फिर मैंने आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव उठाई थी और मैंने मेन आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव को ही यूज करा था ज्यादातर। एनसीईआरटी बस एक बार बेस क्लियर कर लिया और उसके बाद आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव से ही मैंने एक फॉर्मूला नोट्स की कॉपी बना ली थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड में। तो क्योंकि एंड में क्या होता है, एंड के 1 मंथ में एकदम मतलब स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उस वजह से सिर्फ फॉर्मूला नोट्स की कॉपी ही हम उठा सकते हैं रिवीजन के लिए। पूरी इतनी मोटी बुक नहीं उठा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। बाकी सेल्फ स्टडी में मैंने जब जून में स्टार्ट करा था, जून के 1 से 2 महीने के बाद फिर थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो गया, क्योंकि पूरी निमसेट की प्रिपरेशन मैंने अकेले बैठ के करी। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मतलब पीयर ग्रुप मुझे इतना बढ़िया नहीं मिल पाया, तो इस वजह से मुझे पूरी प्रिपरेशन अकेले बैठ के करनी पड़ी। तो आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव जब मैंने एक बार निपटा ली, दिसंबर एंड तक मैंने आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव एक बार तो कंप्लीट कर ली थी। लेकिन सिर्फ एक बार से इतना कोई फर्क नहीं पड़ पाता है, तो फिर मैंने साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। और कुछ यूट्यूब चैनल जैसे वेदांतु हो गया, नेहा मैम का एक करके यूट्यूब चैनल है, मैंने वो फॉलो करा था साथ में। और फिर मैंने आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव को मतलब मार्च एंड तक 3 बार निपटा दिया था, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि जितनी बार आप एक क्वेश्चन को कर लो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स में एज कम्पेयर टू एक ही बार क्वेश्चन को लगाना। और फिर उसके बाद मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज पे फोकस करा था और साथ में, और उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज में मेन फोकस करा था मैंने। और फॉर्मूला, हाँ, भाई ये मेन चीज मैथ्स का ही रविंद्र भाई मेरा ने था। बहुत सही बोली है। जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई पहले तो बेस अपना क्लियर किया, तो बेस क्लियर करने के लिए उन्होंने से एनसीईआरटी उठाई। और ये चीज थोड़ी सी हो जाती है कि तुम्हारे जैसे तुम कह रहे हो कि थोड़ी सी जून में शुरू करा, फिर थोड़ी सी डीमोटिवेशन हो गई, फिर नवंबर में तुमने दोबारा से शुरू करा, क्योंकि नवंबर में फिर हमारा रिजल्ट आ गया था, तो तुम्हारे को उस समय मतलब एक मोटिवेशन मिली जाती है कि मतलब तुम सीनियर्स का इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो हम भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे रविंद्र भाई ने भी बताया कि भाई बुक के बारे में कि उन्होंने सिर्फ एक आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव फॉलो करी। फिर मैं हमेशा बच्चों को भी, मेरी भी सजेशन होती है कि तुम जितनी भी मतलब चीजें करो तो किसी एक चीज पे स्टिक रहो। अब जैसे उन्होंने बताया कि फिर इनको पहले 6 महीने लग गए आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में, दिसंबर में जाके आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुई। पर उसके बाद मार्च तक 3 महीने के अंदर उन्होंने 2 बार और उस बुक को लगा दिया। तो यही चीज होती हाँ, है कि जब बहुत तुम एक ही मटेरियल को बार बार करते हो ना, एक तो तुम उससे फैमिलियर होते हो और जो तुम्हारे को अपनी गलतियां समझ आती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग अप्रोच से तुम क्वेश्चन कर रहे होते हो, तो बार बार करने से ना तुम उसके एक शॉर्ट अप्रोच सोच पाते हो। ये अप्रोच और ये एटीट्यूड तुम्हारा बिल्ड करने की कोशिश करता है एक एक्चुअल पेपर के लिए। जब तुम एक क्वेश्चन को देखते हो, उसको समझते हो, तुम्हारे को पता लगता है यार इसको मैं ऐसे भी अप्रोच कर सकता हूँ, इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकता हूँ, इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकता हूँ। तो ये सबसे अच्छी बात लगी मेरे को रविंद्र भाई तुम्हारी प्रिपरेशन में। ऐसे मैं भी बोलता हूँ कि भाई एक ही चीज को अगर तुम 5-6 बार करो तो वो बेटर है कि भाई 5-6 चीजों को एक बार करने से। तो ये बहुत ही मतलब एक की पॉइंट है जो आपको लेना चाहिए। और सेकंड की पॉइंट जो रविंद्र भाई ने बोला कि नोट्स कॉपी उन्होंने बना ली उन्हीं फॉर्मुलास के साथ में जो भी क्वेश्चंस यूज हो रहे थे, क्योंकि लास्ट का 1 मंथ जो होता है सबके लिए ही टफ रहता है। तो उसके हाँ, अंदर अगर नोट्स कॉपी आपके पास हो तो वो बहुत सही रहती है कि आप रिवीजन कर लो। ये सेम चीज मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं सजेस्ट भी करता हूँ आगे आने वाले बच्चों को कि ऐसा आप लोग करो। उसके बाद रविंद्र भाई नेक्स्ट चीज हमारी ये रहेगी कि जब हम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो कभी कभी डीमोटिवेशन हो जाती है कि भाई कैसे मैनेज हो बहुत। रहा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो फिर तब तुम लोग से डील करने के लिए क्या करा, क्योंकि बहुत बच्चों का सेम क्वेश्चन रहता है कि सेल्फ स्टडी तो हम कर लेते हैं पर डीमोटिवेशन बहुत होती है, तो उससे कैसे डील करें। डिमोटिवेशन तो होता था बहुत, बस उसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले तो एक दिन पहले रात को टू डू लिस्ट एक बना लेनी है। और टू डू लिस्ट में कोशिश करना है कि मतलब बहुत ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए, 4 to 5 थिंग्स आर मस्ट।
और साथ में सुबह सुबह उठते पहले एक बार खुद से सेल्फ टॉक करनी है, पॉजिटिव टॉक करनी है, नेगेटिव कभी भी मत कर लेना, पूरा दिन बेकार हो सकता है। तो पॉजिटिव टॉक करनी है और उसके बाद आपको पूरे दिन का कोशिश करनी है कि 6 to 7 आवर्स तो आप मिनिमम निकाल लो, दैट इज द मस्ट। और अगर आपने इतना कर लिया उसके बाद फिर आप चिल भी कर सकते हो अपना आराम से, शाम को आप चिल कर सकते हो, एक आध स्टैंड अप कॉमेडी भी देख सकते हो जब आप फ्री हो बिल्कुल। बस कोशिश ये करनी है 6 to 7 आवर्स का करना है। राइट, बिल्कुल सही बात बोली रविंद्र भाई ने। जैसे कि यार बोला कि ऐसे डीमोटिवेशन होती है ना, तो डीमोटिवेशन के हमारे को यही चीजें करनी है। जैसे उन्होंने बोला कि आप अपने दिन के टास्क मान लो कि यार मेरे को 4 से 5 ही टास्क कंप्लीट करने हैं। जैसे कि मान लो मेरे को एक चैप्टर इसका करना है, एक रिवीजन इस चैप्टर की करनी है, क्वेश्चन इस चैप्टर के करने हैं। तो अगर आप इस तरह से इस चीज को करते हो ना, तो आपके साथ रात को ये होता है कि यार अगर मेरा गोल अकॉम्प्लिश हो गया तो फिर आप उसको रिवॉर्ड दे सकते हो कि मतलब चलो वैसे बोल रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी देख ली, फैमिली से और बात कर ली। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हाँ, हाँ। उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और अगर आपको लगता है नहीं यार मेरा दिन वेस्ट हो गया, चाहे वो किसी भी चीज से वेस्ट हुआ हो, यार मैं कुछ देखने लग गया, कोई फ्रेंड आ गया उसके साथ खेलने चला गया, तो मेरे जो टास्क थे उसमें से मैं एक भी टास्क पूरा नहीं कर पाया, तो फिर यार आपको अगले दिन उसके ऊपर वर्क करना है कि दोबारा से आप उसको शुरू करो। और वहां पे अपनी मोटिवेशन ये रखने के बाद जो मुझसे गलतियां कल हुई थी वो मैं आज के दिन में नहीं करूंगा। ठीक है रविंद्र भाई। रविंद्र भाई, इसके बाद एक और बच्चों का कॉमन क्वेश्चन होता है कि भैया मेरे को फाइनल ईयर के साथ कैसे मैनेज करूं अपने शेड्यूल को। तो तुम्हारा कैसे तुम लोग मैनेज करते थे अपने कॉलेज को और सेल्फ स्टडी को? हाँ, मेरा ये रहता था कि सबसे पहले तो मैं कॉलेज को सिर्फ रेगुलर के 2 आवर्स में देता था सेल्फ स्टडी में, कॉलेज की सेल्फ स्टडी में। और साथ में मैं ये करता था कि सिर्फ आपको मैथ्स करनी है, कोशिश ये करनी है कि फरवरी तक सिर्फ मैथ्स करो आप। मतलब मैंने जैसे इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी तो मैंने इंग्लिश छुई भी नहीं थी निमसेट के लिए। तो अगर आप कर सकते हो तो सिर्फ मैथ्स पे ध्यान दो। जब आप 2-3 इकट्ठे एक साथ ध्यान दोगे, जैसे मैंने फरवरी के बाद रीजनिंग करी, उसके बावजूद भी मेरे 40 में से 29 सही है अभी निमसेट में। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप सिर्फ मैथ्स पे फोकस करो एटलीस्ट, अकॉर्डिंग टू मी फरवरी तक। कोई भी एक बुक फॉलो करो तो 3 बार कर दो, और रेगुलर का 3 to 4 आवर्स देना है उसे मिनिमम। मैक्सिमम आप जितना भी कर सको, जैसे किसी दिन अगर जैसे कभी कभार मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई होता है, जोश हाई होता है, तो आप 6 to 7 आवर्स भी कर सकते हो। मैं करता था कि रात को 1-1 बजे तक भी पढ़ लिया, लेकिन वो कम होते हैं डेज, बहुत कम होते हैं, बट होते हैं। बाकी ऐसे मैंने जो कर लिया था मैंने। राइट रविंद्र भाई। रविंद्र भाई, इसके बाद अब मैं चाहूंगा कि तुम बच्चों का अपना 2020 बैंक के एग्जाम का एक्सपीरियंस बताओ कि कैसे तुम एग्जाम हॉल पे पहुंचे, अंदर का क्या एटमॉस्फेयर था और किस तरह से तुमने अपना पेपर अटेम्प्ट करा। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था कि जैसे मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ, तो बरेली से मैं जब गया था तो एक दिन पहले मैं रात को ट्रेन से गया था पूरा। और ये सही हुआ था कि मेरी स्लीप जो थी, अपनी नींद पूरी हो गई थी मेरी। और उसके बाद जब मैं वहां पहुंचा, 7 बजे मैं पहुंच गया था, तो वहां पर उन्होंने मतलब सारे ही मेटेलिक चीजें उतरवाई। और साथ में ये था कि लड़कों की तो बेल्ट तक उतरवा दी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा जितने भी दूर थे कि लोअर वगैरह पहन के जाएं, ठीक है। और बाकी वहां पर थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल मेरा था, हाई था थोड़ा सा। तो वो ये था कि जब मैं 7 बजे वहां पहुंचा तो 7:30 या 8 के अराउंड जब चेकिंग वगैरह सब हो गई थी तो मैं बैठ गया था। तो उसमें जो आधा घंटा था, तो आधा घंटा मैंने खुद से पॉजिटिव टॉक करी। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप जितनी जल्दी हो सके सेंटर पे जल्दी पहुंचे। और बाकी फिर जब मैंने एग्जाम पेपर देखा, तो एग्जाम पेपर उस हिसाब से मेरा ये था कि कंप्यूटर में मैंने ये गलती करी थी वहां पे कि जैसे मेरे 3 क्वेश्चन बने थे 10 में से। अब पेपर में जब थोड़ी सी हमें नर्वसनेस तो पहले से होती है, तो मैंने गलती से बाकी जो क्वेश्चन थे मैंने गैसिंग कर दी थी, जिसकी वजह से मेरे पूरा कंप्यूटर का ओवरऑल स्कोर ही जो है वो 10 मार्क्स बना था टोटल। जबकि अगर 3 क्वेश्चन वो मेरे बिल्कुल सही गए थे, बाकी जितने भी थे वो सब नेगेटिव में चले गए। तो ऐसे थोड़ा सा कामनेस आपको बढ़ानी है वहाँ पे। और एग्जैक्ट मेरा जो गया था, और इंग्लिश में मैंने भी, उसमें भी मेरे इंग्लिश में मेरे 25 आए थे बिल्कुल सही मार्क्स। और साथ में मैथ्स में जो मैंने मैथ्स और रीजनिंग को मेन टाइम था, और ये ही मेरे 2 इंपॉर्टेंट थे। मैंने इंग्लिश और कंप्यूटर इतनी ज्यादा प्रिपेयर नहीं करी थी। कंप्यूटर तो बस आपकी वीडियोस से करी थी, वन स्टॉप एमसी की जितनी प्रीवियस ईयर की थी वीडियोस, वो सारी मैंने वीडियोस एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स देख ली थी एंड में। और साथ में मैंने मैथ्स में करे थे जो मेरे एग्जैक्ट थे, मेरे 40 में से 40 क्वेश्चंस करे थे मैंने 50 में से। और 40 में से 34 सही थे, 6 रॉन्ग थे। ये मेरा ऑब्जेक्शन से पहले का था, ऑब्जेक्शन के बाद का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है अभी। कोई बात और रीजनिंग में मैंने 29 करे थे, जिसमें मेरे 26 सही थे, 3 गलत थे। नहीं। ये भी सब ऑब्जेक्शन से पहले। और मेरे हम्म। एग्जैक्ट मार्क्स जो थे ऑब्जेक्शन से पहले वो 569 मार्क्स थे, और ऑब्जेक्शन के बाद थे 548। और मुझे आराम से एनआईटी कैलिकट अलॉट हो गया। हाँ जी। राइट राइट। तो वही चीज है यार, देखो अब आप रविंद्र के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो कि जैसे मैं वैसे कहता हूँ, देखो नर्वस नहीं होना है। चलो भाई थोड़ा नर्वस हो गया, पर वो एक सेक्शन में जो उन्होंने गलती करी, उन्होंने बाकी सेक्शन को रिपीट नहीं करी और बाकी सेक्शन में खुद को बचा लिया।
कि कंप्यूटर सेक्शन में बहुत बच्चों का ऐसा हुआ है कि बच्चों को लगा कि थोड़े से क्वेश्चन इस बार जो थे वो आउट ऑफ द बॉक्स थे, आउट ऑफ द बॉक्स इन द सेंस कि सिलेबस से बाहर के नहीं थे, पर थोड़ा सा पैटर्न उनका अलग था। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि भाई 13 से लेकर 19 तक या 20 तक के जो पैटर्न में क्वेश्चंस आ रखे हैं उससे थोड़े अलग थे। तो बहुत बच्चों ने पैनिक होकर गलती करी, इवन कुछ बच्चों का स्कोर उसके चक्कर में नेगेटिव में भी चला गया। तो यार ये चीजें हमारे को अवॉइड करनी है कि जितना हम लोग ट्राई करें, जितना आता है उतना ही अगर हम लोग करते हैं तो यार देखो अगर हमारे को आता है तो भाई ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स है तो वो सबके लिए आउट ऑफ द बॉक्स है। अगर हमें नहीं आ रहा तो शायद किसी और को भी ना आ रहा हो। तो ये चीज सोच के हमारे को जितना आता है हमारे को उतनी ही पेपर पे फोकस करना चाहिए। ऐसी गलती मतलब हम अवॉइड कर सकते हैं, ये रविंद्र भाई से हम सीख सकते हैं। बाकी जैसे उन्होंने बताया कि मैथ सेक्शन और लॉजिकल सेक्शन उन्होंने इतना अच्छा करा है तो वो भी मतलब एक मोटिवेशन ही है सबके लिए कि भाई इतना कम टाइम में अगर आप इतना अच्छा सेक्शन को कर पा रहे हो और पेपर को संभाल पा रहे हो, मेन चीज ये होती है। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि पैनिक हो जाते हैं तो संभाल नहीं पाते। रविंद्र भाई ने खुद को संभाला पेपर में, एक बहुत अच्छा उनका अप्रोच था। रविंद्र भाई इसके बाद हम लोग मतलब जानना चाहेंगे वन स्टॉप एमसीए का क्या रोल था आपके पेपर के अंदर, आपकी तैयारी के अंदर? कि वन स्टॉप बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। मेन चीज होती है सेल्फ स्टडी में कि कामनेस नहीं मिल पाती हमें। तो कामनेस की जैसे 550 मार्क्स, जैसे आपने अपने मार्क्स भी शेयर करे थे, आपने एक पूरी वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, वो जरूर देखें। तो उसमें मैंने जब देखा था कि हाँ एक कामनेस मिल गई थी कि जितना भी करो टेस्ट सीरीज में भी जो मैं कर रहा था तो मैं इतने ही एक मार्क लेके चल रहा था कि 550 से मुझे ऊपर लाना है अगर मुझे टॉप 5 एनआईटी में जाना है। जो और बाकी फिर कंप्यूटर सीरीज ने बहुत हेल्प करी। रीजनिंग में मेरा क्या हुआ था कि मैंने वैसे सोचा था कि मैं मार्च के बाद जब बुक शुरू करूंगा और मई तक निपटा दूंगा पूरी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मुझे एक हफ्ते में पता चल गया था कि बुक से मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने जब अपनी ऑल इंडिया रैंक 7 आशीष सर का भी जब आपने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि प्रीवियस ईयर से पूरा काम हो जाएगा, मतलब आराम से हो जाएगा, सिर्फ अगर हम प्रीवियस ईयर करेंगे। और रीजनिंग में मैंने करा भी सिर्फ यही था, प्रीवियस ईयर करके गया था, उसके बाद भी 40 में से 29 मेरे हो गए थे क्वेश्चन। राइट। वन स्टॉप एमसीए का इसमें बहुत अच्छा रोल रहा है, मेन जो कंप्यूटर में तो बहुत रहा है। राइट। थैंक यू भाई। तो मतलब जो ये इंटरव्यू सीरीज थी और कंप्यूटर सेक्शन और जो हम लॉजिकल रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चंस की जो वीडियोस बनाई थी उनसे तुम्हारे को हेल्प मिली है, तो तुम जूनियर्स को भी ये चीज रिकमेंड कर सकते हो। राइट भाई। उसके बाद अगला पॉइंट ये रहेगा कि अब जैसे तुम्हारे जूनियर्स तैयारी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, 2022 के बैच पे 2023 के बैच के, तुम उनको क्या टिप्स देना चाहोगे और उनको क्या बताना चाहोगे कि जो गलती तुमसे हुई, मतलब वो कहाँ पे इन चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं? क्योंकि अब इनके पास कुछ 250 डेज अप्रॉक्स का टाइम है, तो कैसे ये अपने 250 डेज को इफेक्टिव बना सकते हैं भाई? कोशिश ये करना कि आप लोग एक दिन पहले, रात को पहले ही टू डू लिस्ट अपनी बना के रखें और हर रोज बनाएं। ये नहीं कि संडे है तो आप कि संडे है कि संडे को कोई आराम से कर लिया, ऐसा नहीं। टू डू लिस्ट पूरी बना के रखें। साथ में कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लस ऑप्टिमिस्टिक माइंड। ऑप्टिमिस्टिक माइंड बहुत जरूरी है क्योंकि तैयारी के बीच में बहुत बार ऐसा लगता है, मतलब मुझे तो हर बार लगता था, मार्च के बाद तो जब पोस्टपोन हुआ था तो मुझे जरूर लगा था कि अब कहीं एग्जाम खराब ना हो जाए मेरा। तो ऑप्टिमिस्टिक माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सुबह सुबह खुद से सेल्फ टॉक जरूर करें और जितना ज्यादा टाइम हो सके दें। एक साल बस आप पूरा लग के दे दें, 250 डेज जैसे अभी बचे, और जितना ज्यादा हो सके कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम हो पा रहा है तो रात को 1 बजे तक भी जागे और अपना पूरा एनर्जी जितनी भी है बस एक साल आप लगाएं। बस यही मेरा रहेगा। राइट। सो थैंक यू सो मच रविंद्र भाई इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई गेस तुमने वैल्यूएबल की पॉइंट्स बोले अपनी स्ट्रेटजी के भी, और जो पेपर में तुमसे गलतियां हुई बच्चे इससे बहुत मतलब हेल्प लेंगे और इससे एक मोटिवेशन भी सबको लेनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच रविंद्र भाई इतने अच्छे इंटरव्यू के लिए। ऑल द बेस्ट सबको, अच्छे से प्रिपेयर करो। बाकी अगर किसी को रविंद्र भाई से कनेक्ट करना हो तो मैं इनके जो लिंक्डइन आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप रविंद्र भाई से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it, but me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle, but that's how I want it. Most people give up, they say life's too tough, they don't strive.